ओके बच्चा, बट इन वर्क एंड एनर्जी वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज वर्क डन, ठीक है। वर्क डन अपन देख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम हम देख चुके हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, potential energy and analysis of equilibrium. These are the things that we are going to see as of now. Okay. Conservative force क्या होता है? The work done by a conservative force along any closed path is zero. तो मतलब समझ लो यहां से गया और वैसा इधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? जीरो। तो वर्क डन भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो the work done by a conservative force along any closed path is zero. The work done by a conservative force is independent of the path taken. तो ये जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब देखो, जैसे इसका मतलब क्या है, देखो समझो, यहाँ पे कोई पार्टिकल है ए और यहाँ पे कोई पार्टिकल है बी। अभी भाई साहब ये ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पहुंचा, ये नाचते हुए ऐसे पहुंचा, लेकिन तुम्हारा डिपेंड कर रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तुम्हारा वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पाथ पे भी वर्क डन सेम होगा और इस पाथ पे भी वर्क डन सेम होगा। इट इज ओनली गोइंग टू डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है। तो इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब हम किसको बोलेंगे? जब कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो वर्क डन बाय साहब इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द पाथ टेकन। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग एनी क्लोज पाथ इज नॉट जीरो एंड डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो क्या एक्चुअल पाथ है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किस पाथ से वो वहां पे पहुंचा है, इसको अपन बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी बॉडी पे एप्लीकेबल है तो उसका वर्क डन डिपेंड करेगा उसके पाथ टेकन पे, नॉट अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। ओके। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो नोन एज डेसिपेटिव फोर्सेस, ठीक है, एज दे डेसिपेट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म्स। तो मतलब दूसरे फॉर्म्स में ये कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, या अलग अलग और एनर्जी फॉर्मेट्स में कन्वर्ट होना, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से। जल्दी फटाफट लिखना भाई साहब, क्या कर रहे हैं इधर, जल्दी जल्दी, क्विक। डन डन डन। ओके। तो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स देखो आपका एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ओके। ग्रेविटेशन फोर्स आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके। दैट अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है। तो आप वैसा देखो यहाँ पे बॉल ऑफ मास m मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से भाई साहब पॉइंट बी में मूव कर रहा है। वर्क डन क्या हो जाएगा भाई साहब? आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, यू आर राइजिंग बाय अ हाइट h, सो व्हाट विल बी द वर्क डन? माइनस mgh, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए से बी में मूव कर रहे हैं तो आप किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? एम जी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो वर्क डन विल बी माइनस एम जी एच, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी, अगर बी टू सी तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी एम जी एच। वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, दोनों भी सेम हाइट पे हैं, तो भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वर्क डन इन मूविंग टू दिस पास, अगर भाई साहब आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी के हिसाब से हो सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों का हाइट सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन भाई साहब आपका कितना हो जाएगा?
ए टू बी गए, बी टू सी गए और सी टू ए पे आए, तो टोटल वर्क डन भाई साहब आपको कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर आप किसी भी क्लोज पाथ में हैं तो इट विल ऑलवेज बी जीरो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे देखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब आप ए से बी पे गए तो आपका वर्क डन कितना हुआ भाई साहब? You have worked against the gravitational force, so your work done was minus mgh. When you came from B to C, your work done was plus mgh because you were moving in the direction of the gravitational force. When you move from C to B, C to A, there was no work done against gravitational force. आप भाई साहब सेम ग्रेविटी पे चल रहे हैं, इस पे जितना ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, क्योंकि हाइट पे कोई चेंज नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी कोई चेंज नहीं है, तो दिस वाज बेसिकली जीरो। तो यहाँ पे क्लोज पाथ, द टोटल वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ ए बी सी बी ए इज जीरो, ये हमको समझना है भाई साहब। द वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या था भाई साहब? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, so the work done by a conservative force along any closed path is zero. ठीक है, the work done by a conservative force is independent of the path taken. This is independent of the path taken, only depends upon the initial and final position. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके। अभी समझो हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका पाथ डिपेंडेंट है, ना कि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, ओके। तो आपका देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हमने एग्जांपल क्या लिया भाई साहब? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज बेसिकली अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। So let a block of mass m move to distance l along a rough surface. तो एक रफ सरफेस पे ये मूव कर रहा है, एक मास m है, इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है F. When the block moves from A to B, तो जब वो A से B पे मूव कर रहा है तो कितना वर्क डन हो रहा है? बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज एक्टिंग अगेंस्ट, तो माइनस F इंटू एल। भाई साहब क्या होता है फ्रिक्शन? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका भाई साहब इस डायरेक्शन में एल। ठीक है, देखो ये माइनस क्यों हो गया बता सकते हैं? फोर्स आपका इस तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ है। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180। वर्क डन क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज वर्क डन? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ फ्रिक्शनल फोर्स, एस हो गया एल, और ये हो गया कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस, तो ये हो गया माइनस एफ। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट are in opposite directions, work done is negative. Similarly, when the block moves back from B to A, अगर वो B to A मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो वहां पे भाई साहब कितना वर्क डन हो जाएगा? माइनस एफ इंटू एल, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिशन होगा मूवमेंट। अब भाई साहब जब आप इधर से इधर मूव करें तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, जब आप इधर से इधर मूव करें तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ठीक है, अगर वो B to A मूव कर रहा है तो भाई साहब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब कितना? माइनस एफ एल। इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या ये होगा क्या? माइनस टू एफ एल। ठीक है, टोटल वर्क डन हो गया माइनस टू एफ एल, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो टोटल वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। आपका भाई साहब ए से बी, बी से ए, इज दिस अ क्लोज पाथ? यस इट इज, बट इज इट हैविंग द टोटल वर्क डन एज जीरो? नो। व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे तो अलोंग द क्लोज पाथ द वर्क डन विल बी जीरो एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। इट विल जस्ट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, सो द टोटल वर्क डन विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ इट्स अ क्लोज पाथ, if it's a closed path the total work done will not be zero and it will be path dependent, it will not depend upon the initial and final positions. So by these two examples is it clear how to calculate work done for conservative and non conservative forces? ठीक है, क्या ये क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके। The potential energy of a body is defined as the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration in a conservative force field. ठीक है, तो ये याद रखिएगा भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज को रिलेटेड टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट? पाथ डिपेंडेंट। इट सॉरी पाथ डिपेंडेंट नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करेगा। और अगर कोई क्लोज पाथ है तो इसका भाई साहब वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय यू एफ माइनस यू आई, दैट विल बी आई से एफ तक फोर्स इंटू डी आर। भाई साहब सिंपल है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, एफ डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द वर्क डन ऑन द बॉडी टू अरेंज इन द करंट कॉन्फ़िगरेशन। इसको भाई साहब लिख लीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, इनका हो गया जा सकते हैं।
डन डन, ओके ओके ओके। Gravitational potential energy, the potential energy associated with a system of energy consisting of earth and particles that are under the influence of Earth's gravity is called gravitational potential energy. The work done for moving a body against gravity is stored as gravitational potential energy in the body. जब भी आप किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करते हो तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक ईंटा जो नीचे रखा हुआ है फ्लोर पे वो हार्मलेस है। द मोमेंट यू टेक टू अ हाइट एंड यू ड्रॉप इट, इट बिकम्स हार्मफुल। इट कैन एक्चुअली कॉज destruction to whatever it is falling on. Why? Because now it has gained energy due to gain of height. So you have done work against the force of gravity and this work done is actually stored in that. ठीक है, जिसके वजह से भाई साहब आपका ये हो जाएगा। Consider a ball of mass and there is moved to a height h vertically. The work done in the movement is stored as the potential energy in the ball. तो change in potential energy कितना हो जाएगा? U final minus U initial, which is basically what? Integration of वाई आई से वाई एफ तक, ठीक है, ये हो गया माइनस एम जी और ये हो गया आपका डी वाई, क्योंकि एफ और डी वाई होता है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? चूजिंग द ग्राउंड लेवल एज द पोटेंशियल एनर्जी एटम और रेफरेंस लेवल, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्राउंड इज टेकन टू बी जीरो। तो ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम जीरो ले लें तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? एम जी, सिंपल। ठीक है, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई साहब? ठीक है, देखो स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स होती है। जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जब उसको छोड़ेंगे तो टंग वैसा वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है, और जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं और छोड़ते हैं तो टंग वैसा इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको वैसा एक्सटेंड कर रहे हैं तो द कंप्रेसिव फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये क्या हो जाएगा? एक्स आई। तो क्योंकि आपका एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमेशा माइनस के एक्स। ठीक है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अगेंस्ट आपका भाई साहब फोर्स एक्ट होगा। अगर आप नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है ये रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं हम इसको। दिस इज नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स मतलब उसको फिर से वापस रेस्टोर कर दे। ठीक है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, आपने इसको खींचा तो अभी भाई साहब जैसे आपने इसको छोड़ा तो फटाक से वो भाई साहब इसको फिर से नेचुरल लेंथ पे लेकर आएगा। So it will be acting in opposite direction to the displacement. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका माइनस के एक्स, तो मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ के एफ का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? यू एफ माइनस यू आई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। आपका भाई साहब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? देखो एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, ठीक है, माइनस एफ एक्स माइनस आपका एफ डी एक्स होता है भाई साहब ये। ठीक है, एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है? एफ की वैल्यू है भाई साहब माइनस के एक्स। ये होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज न्यूटन पर मीटर, के एक्स। ठीक है, डी एक्स, इस एफ की जगह पे आपने क्या लिखा भाई साहब? माइनस के एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, हर एक स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये के होता है भाई साहब, दैट इज बेसिकली न्यूटन पर मीटर में होता है। ठीक है, आर बी क्लियर? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, है कि नहीं? दिस और के को आपने बाहर ले लिया, दिस बिटवीन एक्स एफ एंड एक्स आई, तो कर लो भाई साहब, ये माइनस के बाई टू हो गया। यहाँ पे हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स फाइनल का स्क्वायर, एक्स फाइनल का स्क्वायर, फिर माइनस भाई साहब क्या हो गया? ठीक है, माइनस आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, यू इनिशियल तो भाई साहब कोई एक्सटेंशन था नहीं इसमें, तो यू फाइनल मतलब आपका कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर। तो आपका देखो हाफ के एक्स एफ का, इसका आपका जीरो हो जाएगा, दिस विल बी हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई साहब आपका स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके ओके ओके। A block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. एक vertical spring को आपने suspend किया हुआ है. The spring is hung from a ceiling and the spring constant has a constant value k. तो ये आपका spring constant हो गया, that is k. The mass is released from rest with the spring. तो पहले हमने रेस्ट पे रखा था इसको, अभी हमने इसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है, अभी जैसे आपने इसको रिलीज किया तो क्या होगा? स्ट्रेच होगा। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस होगा? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। देखो के मतलब क्या होता है? के होता है न्यूटन पर मीटर, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे 1 मीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है कितने?
न्यूटन फोर्स में, के न्यूटन फोर्स में। क्या ये समझ में आ रहा है? ये जो दिया हुआ है ना, देखो ये जो वैल्यू के दिया हुआ है, इसका मतलब ही ये है, के जो होगा, के न्यूटन पर मीटर में होगा। मतलब अगर आपने के न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का एक्सटेंशन कब प्रोड्यूस होगा, जब के न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको उल्टा लिखो भाई साहब, के न्यूटन का फोर्स जब आप लगा रहे हैं तो कितने मीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, 1 मीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो 1 न्यूटन का फोर्स जब आप लगा रहे हैं तो कितने मीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, 1/k मीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। अगर आप भाई साहब कितने का फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, अभी ऑब्वियसली कितने का फोर्स लगा रहा है बच्चा पार्टी, mg। ठीक है, तो अगर mg न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, mg/k मीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, सिंपल है। क्यों भाई साहब ये हो गया? नहीं सही किया है इसमें। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमने स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी देखा है ना, कितना होता है, हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये होता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और भाई साहब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, देखो यहाँ पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कितने से, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। भाई साहब ये यहाँ पे था और ये एक्सटेंड हुआ लेट से एक्स डिस्टेंस से, तो कितना भाई साहब डिक्रीज हुआ इसका पोटेंशियल एनर्जी, mg एक्स से डिक्रीज हो गया ना भाई साहब। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिक्रीज in potential energy of block will be equal to increase in potential energy of spring। है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा, mgx। पहले भाई साहब इतने हाइट पे था, उसका हाइट गिरा भाई साहब, mgx हो गया। ठीक है, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2mg/k। ये हो गया भाई साहब x का वैल्यू, 2mg/k। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? मितवा रे, एस मितवा। चलिए भाई साहब ये करना है फटाफट फटाफट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u1। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। चलिए फटाफट फटाफट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज ui। तो ui इसका भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बोलो, u1 है। चलिए u1 इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू के इंटू 2 इंटू, चलो भाई साहब इसको अगर आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी हाफ के इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻4, है कि नहीं। ठीक है, और यू फाइनल भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, हाफ के कितना है भाई साहब आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, uf माइनस u1। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, हाफ के 8 इंटू 10⁻⁻। एक्चुअली में आपका ये वाला मेरे हिसाब से तो सिर्फ 8 ही कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे। ओके, तो आपका ये हो गया भाई साहब हाफ माइनस यू आई। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, अगर हम यू फाइनल देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ के, ये हो गया आपका भाई साहब 64 इंटू 10⁻⁻4। 64 10⁻⁻4 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 16 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, है कि नहीं। ठीक है, और ये हो गया हाफ इंटू के, मतलब 16 टाइम्स ऑफ यू आई। ठीक है,
तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ यू आई माइनस यू आई। ना 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 भाई साहब, ये तो नहीं होने वाला। ओके, यू आई की वैल्यू कितनी आई भाई साहब? यू आई की वैल्यू आई हाफ के एक्स का स्क्वायर, so दैट विल बी हाफ के 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 जो भी है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब हाफ के 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका U1। ठीक है, अभी भाई साहब इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा भाई साहब? हाफ के 8 का स्क्वायर, तो दैट विल बी हाफ के 8 8 जा भाई साहब 60, ये 4 होगा ना, सॉरी, टू द 4 टू द 6। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 इंटू 10 रेज टू 8 इंटू यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, सब गड़बड़म गड़बड़म। U1 की वैल्यू हो गई हाफ के एक्स का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ के 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। U8 इज इक्वल टू हाफ के ये हो गया 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका हाफ के 64 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ठीक है, क्लियर है? तो अगर भाई साहब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो U8 बाई यू आई करेंगे अगर अपन, यहाँ पे हो जाएगा हाफ के इंटू 64 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 अपॉन यहाँ पे हो गया हाफ के इंटू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, कैंसलम 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 कैंसलम, ये हो गया आपका 16। तो U8 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 16 UI। तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको तो करना ही पड़ेगा ना फटाफट। तो एक भी सवाल नहीं कर रहा है तेरा, बिल्कुल भी भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। डन 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 भाई साहब, जल्दी करना है। A ball of mass 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring with spring constant K. What would be the maximum compression of the spring? देखो ये एक बॉल है, इसको समझिए, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, दिस इज मूविंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये बॉल भाई साहब कितने का है? 0.5 kg का है। दिस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है। जैसे ही इसके साथ टकराएगा तो ये ऐसे रुक गया, ठीक है, लेट्स से द बॉल स्टॉप्स। तो भाई साहब बॉल का यहाँ पे कितना इनिशियल वेलोसिटी था? 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया u। कितना फाइनल वेलोसिटी हो गया? 0। तो क्या a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, दैट इज बेसिकली रिटार्डेशन विच इज जनरेटेड। यहाँ पे v इज इक्वल टू u माइनस एटी हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? माइनस एटी क्यों? क्योंकि भाई साहब रिटार्डेशन फोर्स है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1.5, ठीक है। और ये तो नहीं मालूम है भाई साहब आपको यहाँ पे मूविंग में, तो चलिए हम ये वाला नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम भाई साहब इस्तेमाल करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, वी स्क्वायर की वैल्यू 0, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए,
ए की वैल्यू भाई साहब नहीं मालूम, एस की वैल्यू भाई साहब लेट्स से हमने मान ली एक्स है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 2.25 माइनस 2ax, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस 2.25 इज इक्वल टू माइनस 2ax, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो ax की वैल्यू कितनी हो गई 2.25 अपॉन a, ठीक है। तो दैट विल बी हाउ मच 1 पॉइंट, ये हो गया भाई साहब आपका ax का वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 1.175 है कि नहीं, ठीक है भाई, 2.25 था ये, ओके। 2 से डिवाइड करो भाई साहब कितना आ जाएगा, 2 वन जा 2, 22, 2 जा नहीं, 11 जा 22 ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1.125 आ गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। ओके, अभी देखो भाई साहब इसमें कितना फोर्स लगेगा, स्प्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगेगा भाई साहब, ठीक है। स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगेगा माइनस के एक्स, है कि नहीं, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है भाई साहब आपका, तो फोर्स आपका लगेगा, ये जो फोर्स है भाई साहब यहाँ पे होगा फोर्स m इंटू ए, है कि नहीं, m इंटू ए भाई साहब, m इंटू ए, m इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 1.125 अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका m, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5, 0.5 इंटू 0.1 यार 1.125 अपॉन x, ठीक है। ओके, दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.5 इंटू 1.125 अपॉन x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू kx, kx कितना है भाई साहब 50 इंटू एक्स, ठीक है। ओके भाई साहब, इस 50 को इधर लेकर आते हैं, तो 0.5 इंटू 1.125 बाई 50 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया भाई साहब, अगर इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, ये हो गया 0.01, ठीक है। 1.125, 1.125 कहाँ से आया भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा यार, ये तो देखना पड़ेगा इसका भाई साहब कितना है। ठीक है, गुड, ओके ओके ओके, ये हम भाई साहब भटक गए, पूरा भटक गए भाई साहब, पूरा ही भटक गए। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से आपका बॉल का स्पीड है v, v इज हाउ मच 1.5 मीटर पर सेकेंड, और बॉल भाई साहब स्टॉप हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी भाई साहब कितनी है, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ एम वी का स्क्वायर, मतलब कितना, हाफ इंटू 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब अगर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, हाँ 0.5, सॉरी, ये हो गया आपका 0.5, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये कितना होना चाहिए भाई साहब, आपका हाफ के एक्स का स्क्वायर, हमको मालूम है जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स से, तो इतना भाई साहब आपका होगा, ठीक है। ओके, तो दैट विल बी हाफ इंटू के कितना है 50 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे, तो हाफ इंटू 0.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 इंटू एक्स का स्क्वायर, हाफ और हाफ भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया कितना 0.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन, ये हो गया भाई साहब आपका 50, तो भाई साहब इधर एक आ गया अगर जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया, 1/100, ठीक है। सो एक्स का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया 2.25 अपॉन 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2.25 अपॉन 100, so that will be 1.5 upon 10, so that will be 0.15, so this will be 0.15, ठीक है, क्लियर। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, टू सिमिलर स्प्रिंग्स P and Q
have spring constants Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stretched first by the same amount. दोनों को भाई साहब x distance से हमने stretch किया है. Then they are stretched by the same force. Same force से stretch किया है. What will be the magnitude of work done by the springs P and Q in case A and B respectively? अच्छा, केस ए मतलब सेमीकोलन के आगे वाला और केस बी सेमीकोलन के बाद वाला. स्ट्रेच बाय द फर्स्ट द सेम अमाउंट. तो समझ लो दोनों को हमने x से स्ट्रेच किया है. ठीक है, तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो ए. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पी ये कितना हो जाएगा? बोलो हाफ के एक्स का स्क्वायर. तो ये हो गया हाफ के पी एक्स का स्क्वायर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन क्यू ये कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स का स्क्वायर. दैट विल बी हाफ के क्यू एक्स का स्क्वायर. ठीक है, तो लेट्स से अपन मान लेते हैं वर्क डन फॉर पी और ये हो गया वर्क डन फॉर क्यू. भाई देखो यहाँ पे के पी की वैल्यू क्या दी हुई है? के पी की वैल्यू के क्यू से ज्यादा दी हुई है. तो अगर हमने दोनों को हाफ के पी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर. है कि नहीं? ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन टर्म है ये दोनों में सेम ही है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा. मतलब आपका वर्क डन फॉर पी विल बी ग्रेटर देन वर्क डन फॉर क्यू. ठीक है, तो ये तो आपको हो गया भाई साहब वर्क डन फॉर पी विल बी ग्रेटर देन वर्क डन फॉर क्यू व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, लेट्स से एक्स. अभी हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं. व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, दोनों का भाई साहब सेम फोर्स लग रहा है. सेम फोर्स में एक्सटेंशन ज्यादा किसका होगा? जिसका भाई साहब के पी कम हो. देखो फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स है ना भाई साहब. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर के आपका बढ़ेगा तो एक्स कम होएगा. समझ में आ रहा है? सेम फोर्स लगा रहे हैं. लेट्स से अभी भाई साहब देखो ये फोर्स है, ये आपका माइनस के पी एक्स वन हो गया लेट्स से पहले वाले स्ट्रिंग में. ठीक है, पहले वाले स्ट्रिंग में लेट्स से एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ एक्स पी. अभी दूसरे वाले स्प्रिंग में हम देख रहे हैं एफ सेम फोर्स है भाई साहब. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बोलो माइनस के क्यू एक्स क्यू. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये दोनों भी सेम है, इक्वेट कर दो. के पी एक्स पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स क्यू. ये भाई साहब आपके कैंसिल हो गया भाई साहब. ठीक है, तो आपका यहाँ पे के पी बाई के क्यू ये कितना हो गया बोलो? एक्स क्यू बाई एक्स पी. ठीक है, क्लियर है? अभी आपको मालूम है के पी किससे बड़ा है? के क्यू से बड़ा है. तो के पी भाई साहब के क्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स क्यू आपका भाई साहब एक्स पी से बड़ा है कि नहीं? एक्स क्यू आपका मतलब एक्सटेंशन इन एक्स क्यू, एक्सटेंशन इन एक्स क्यू विल बी ग्रेटर देन एक्स पी सेकेंड केस में. ठीक है, अब भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो हाफ ठीक है, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे के पी. ठीक है, एक्स क्यू का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन हाफ के क्यू एक्स पी का स्क्वायर. स्क्वायर से इसका रिलेशनशिप है भाई साहब. यार वर्क what will be what will be the magnitude of work done by the spring and Q. हाँ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई साहब? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना. सेम फोर्स लगाए भाई साहब. अगर इसमें हम देखेंगे तो सेम फोर्स लगाए, तो सेम फोर्स लगाए मतलब F इंटू एक्स क्यू विल बी ग्रेटर देन F इंटू एक्स पी. ठीक है, वर्क डन विल बी ग्रेटर इन एक्स पी. तो आपका भाई साहब इसका मतलब वर्क डन इन क्यू विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन पी. ठीक है, तो भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला क्या हुआ? दिस, और सेकंड वाला हुआ ये. पहला वाला हुआ वर्क डन इन पी इज ग्रेटर देन वर्क डन क्यू एंड वर्क डन. तो आपका सही वाला ऑप्शन तो होना चाहिए. देखते हैं भाई साहब. ठीक है, वर्क डन इज पी इज ग्रेटर देन. ठीक है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन हो गया ना. ओके, वर्क डन इन पी इज ग्रेटर देन वर्क डन इन क्यू. चलिए ये वाला हो गया. अभी दूसरा वाला भाई साहब वर्क डन इन क्यू, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, वर्क डन इन क्यू इज ग्रेटर देन वर्क डन इन पी. समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. करना क्या दिया ही हुआ है. ओके, अ वर्टिकल स्प्रिंग
with a spring constant k is fixed on a table. ठीक है, ये भाई साहब एक spring constant. A block of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring. भाई साहब vertically spring पे fall कर रहा है. So that the spring is compressed by a distance d. तो भाई साहब ये spring था, ये compress हो गया कितने distance से? भाई साहब d distance से compress हो गया. ठीक है. A vertical spring with a spring constant is fixed on a table. एक टेबल पे है भाई साहब. A block of mass m at a height h. तो ये कितने हाइट पे है भाई साहब? यहाँ पे था एक्चुअली स्प्रिंग, यहाँ पे था, ये स्प्रिंग यहाँ पे था, ये गिरा और ये भाई साहब डी डिस्टेंस से नीचे हो गया. So this mass fall from a height. This mass is falling from a height h above the spring. It fell down and it compressed the spring by distance d. ठीक है? Okay. So the spring is compressed by distance d. What is the net work done in the process? तो कितना वर्क डन हुआ भाई साहब? ठीक है? तो आप देखो भाई साहब, what is the fall in the potential energy of the mg h plus d हो जाएगा कि नहीं? Fall in potential energy of the mass. ठीक है, अगर हम देखेंगे भाई साहब व्हाट इज द फॉल और हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? mg इंटू h प्लस डी. ठीक है भाई साहब. ओके 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 ओके. और आपका भाई साहब ये जब कंप्रेस हुआ, ठीक है, ये जब कंप्रेस हुआ तो भाई साहब आपका कितना हो गया? गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाफ के एक्स का स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सॉरी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा भाई साहब? कितने डिस्टेंस से ये हुआ है? हाफ के, और कितना डिस्टेंस से कंप्रेस हुआ है? डी का स्क्वायर. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? ये हो जाएगा गेन. तो वर्क डन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे व्हाट इज द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस? ये वाला जो वर्क डन है ये भाई साहब ऑन द स्प्रिंग है, एंड दिस इज वर्क डन बाय द मास. ठीक है, तो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग. ठीक है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हो गया भाई साहब? एम जी, ये हो गया भाई. ये आपका समझ में आ रहा है माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है ना, तो इसलिए माइनस होगा ये. एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी का स्क्वायर. एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी का स्क्वायर. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्लियर है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये भाई साहब आपका क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है बाय डिस्टेंस d, so this will be the gain in kinetic energy. ठीक है, gain in the potential energy. देखो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ है? mg h plus d माइनस कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ है? वर्क डन बाय द सिस्टम वुड बी दिस. ठीक है, ओके 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 ओके. इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पोजीशन आर रिलेटेड एज फॉलोज. ये वाला भाई साहब अपन करेंगे एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे.